और हमारे यूनियन के अध्यक्ष साथी, यूनियन के जनरल सेक्रेटरी, हमारा सीनियर कॉमरेड और JCM3 का मेंबर कॉमरेड साहू जी, यूनियन का सभी पदाधिकारियों, ऑर्डिनेंस पैराशूट फैक्ट्री का सभी मजदूर साथियों, भाइयों बहनों, आप सबको नया साल का मुबारक और आप सबको लाल सलाम। साथियों, अभी नया साल में हम लोग आ चुका है। नया साल में हमारा तो ये 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज का कर्मचारी का माइंड में एक सवाल है, सितंबर महीने के बाद क्या होने वाला है। अब सितंबर के लिए अभी कितना महीने बाकी है, तो जनवरी ऐसा ही तो खत्म होने वाला है। हमारा भविष्य क्या है, हमारा फ्यूचर क्या है, उस सवाल को लेके हम लोग बहुत कठिन सिचुएशन में है। आप सबको मालूम है, वी आर ऑल इन ए वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। लेकिन डिफिकल्ट सिचुएशन को फेस करने के लिए, डिफिकल्ट सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए ट्रेड यूनियन है, उसके लिए फेडरेशन। वो लड़ाई, वो संघर्ष में हम लोग ठीक रास्ता में चल रहा है, आप सबको मालूम। अभी सबसे मेजर सवाल क्या है, देखो हम इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है, ये तहसीलदार ऑफिस नहीं है या कलेक्टर ऑफिस नहीं है। ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, उस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का सर्वाइवल के लिए वर्क बहुत जरूरत है, वर्कलोड का बहुत जरूरत है। वर्कलोड नहीं तो इंडस्ट्री क्या होगा। आप सब कानपुर का कर्मचारी है, हमारा देश में सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल बेल्ट था कानपुर। कितना टेक्सटाइल मिल्स था, कितना इंडस्ट्रीज था, लेकिन आज इसी कानपुर में कितना इंडस्ट्री है। बच्चा हमारा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, लेकिन उस ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को भी खत्म करने के लिए सरकार ये सब साफ टुकड़ा करके, सरकार ने क्या बोला, रक्षा मंत्री ने क्या बोला, कॉर्पोरेटाइजेशन के बाद अब हैंड होल्डिंग करेंगे, इस कॉर्पोरेशन को हम हाथ में पकड़ के लेके जाएंगे। उसका मतलब क्या है, सरकार का तरफ से पूरा मदद, पूरा सपोर्ट कॉर्पोरेशन को मिलेगा। कोई अंग्रेजी में बोलता है हैंड होल्डिंग, देयर विल बी हैंड होल्डिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट। कैसे बच्चा को हम लोग हाथ पकड़ के रोड क्रॉस करता है, दैट इज कॉल्ड हैंड होल्डिंग। अब हैंड होल्डिंग करेंगे, आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा, नॉन फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलेगा। ये सब कॉर्पोरेशन करने का समय रक्षा मंत्री की तरफ से आश्वासन है। लेकिन अभी 15-16 महीने के बाद परिस्थिति क्या है। आपको एक दिन एक फोन आया, आपका ग्लाइडर इंडिया, फोन किया, वो नहीं बोल रहा हूं, लेकिन ग्लाइडर इंडिया का हेडक्वार्टर से आपको अचानक एक फोन आया। हमसे पूछा, आप GCL के बारे में बहुत चिट्ठी लिख रहा है रक्षा मंत्री को, बढ़िया बढ़िया चिट्ठी लिख रहा है, लेकिन आप ग्लाइडर के बारे में एक भी चिट्ठी नहीं लिखा। मैं बोला ग्लाइडर में क्या प्रॉब्लम है, अभी लोड का GCL में कुछ भी नहीं है, कोई लोड नहीं है, सभी टेंडर में चले गया। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का अभी 3 मेजर टेंडर आ चुका है। आर्मी यूनिफॉर्म टेंडर में डाल दिया, 11 लाख डिजिटली प्रिंटेड आर्मी यूनिफॉर्म को टेंडर डाल दिया। एयरफोर्स ने 3 लाख का ऊपर ओवरऑल को टेंडर डाल दिया। नेवी ने डिस्पोजेबल आइटम 2 लाख का ऊपर वो भी टेंडर डाल दिया। इसीलिए TCL का भविष्य बहुत बड़ा सवाल है। इसीलिए TCL के बारे में हमने बहुत चिट्ठी लिखा था रक्षा मंत्री को, CDS को भी लिखा है, आर्मी नेवी चीफ का, एयरफोर्स का चीफ, सबको हमने चिट्ठी लिखा। लेकिन ग्लाइडर इंडिया में क्या प्रॉब्लम है, आपका पैराशूट तो नॉन-कोर नहीं है। TCL का सभी आइटम को नॉन-कोर कर दिया, लेकिन आपका पैराशूट तो कोर आइटम है।
तो आपका क्या तकलीफ है? फिर उन्होंने बताया कारपोरेशन का बाद ऐसा नॉन कोर्स सब खत्म हो गया श्री कुमार जी, अभी मैन ट्रैवलिंग पैराचूट, मैन ड्रॉपिंग पैराचूट को भी आर्मी ने टेंडर डाल दिया। वो पैराचूट ओपीएफ में बना के, दैट पैराचूट हैज बीन मैन्युफैक्चर्ड इन ओपीएफ। कुछ छोटा मोटा डिफेक्ट की वजह से उसका अप्रूवल नहीं हुआ, लेकिन कैपेसिटी तो है हमारा पास ओपीएफ में, लेकिन ओपीएफ को वो मौका नहीं दे रहा है। 330 का ऊपर पैराचूट, मैन ड्रॉपिंग पैराचूट, मैन ट्रैवलिंग पैराचूट बोलता आजकल उसको टेंडर डाल दिया। अब कुछ करना है आपका तरफ से, फेडरेशन की तरफ से, हम लोग का लिमिटेशन है, हम एक लिमिट का ऊपर कुछ नहीं कर सकता सरकार के खिलाफ में, लेकिन आप तो कर रहा है, आप किस विषय को भी सरकार को चिट्ठी लिखना। हमने तुरंत फिर नेट में उसका टेंडर निकाल दिया। टेंडर निकालने के बाद राजनाथ सिंह जी को हमने चिट्ठी लिखा फेडरेशन का तरफ, ये क्या तमाशा है? आप सभी आइटम ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में कितना माल मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है वो पूरा आप टेंडर में डालेंगे, तो इस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का भविष्य क्या है, इसका फ्यूचर क्या है? कांग्रेस यही बहुत बड़ा लड़ाई है। आज इतना दबाव सरकार का ऊपर डालने के बाद 20 तारीख रक्षा मंत्री ने बुलाया टीसीएल का सीएमडी को, टीसीएल का सीएमडी को बुला के डिस्कस किया ये क्या चल रहा है। बार बार फेडरेशन का चिट्ठी आ रहा है वर्कलोड को लेके, आप लोग क्या कर रहा है टीसीएल हेडक्वार्टर में, वर्कलोड का क्या प्रॉब्लम है? तो उन्होंने बताया सर वर्कलोड का यही प्रॉब्लम है, हमको एमजीओ ने डायरेक्टली अभी वर्कलोड नहीं दे रहा है, हमारा तो वर्क पूरा टेंडर में डाल रहा है, अब टेंडर में भी हम पार्टिसिपेट नहीं कर सकता ऐसा कंडीशन डाल रहा है। अभी इस फैक्ट्री में बहुत साल यूनिफॉर्म बनाया, आपका नाम पैराशूट फैक्ट्री है, लेकिन आप ही यूनिफॉर्म बनाया, लेकिन यूनिफॉर्म के लिए क्या कंडीशन डाला इन लोग? आपका पास टेक्सटाइल मिल में क्या क्या फैसिलिटीज है वो आपको भी होना चाहिए। आपका पास डाइंग फैसिलिटी होना चाहिए, वेट प्रोसेसिंग फैसिलिटी होना चाहिए, प्रिंटिंग फैसिलिटी होना चाहिए। ये कैसे होगा? ये तो गारमेंट इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री है नहीं है। ये सब सुविधा टेक्सटाइल इंडस्ट्री में रहेगा, वो दोनों अलग अलग इंडस्ट्री है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री अलग है, गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री अलग है, लेकिन दोनों को क्लब करके 2-3 प्राइवेट कंपनी को फेवरेटिज्म करने के लिए, उनको मदद करने के लिए और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को खत्म करने के लिए उन्होंने टेंडर डाल दिया। उस समय हमने नहीं सोचा ये पैराशूट पर भी, वो भी मैन ड्रॉपिंग पैराशूट, मैन कैरी द मोस्ट स्ट्रैटेजिक, जवान का लाइफ इन्वॉल्व है उसमें, वो भी तुम टेंडर में डालेगा? ऊपर से ये सब सरकार का ऊपर दबाव डालने के बाद अभी 20 तारीख टीसीएल सीएमडी को बुलाया, उनसे कुछ चर्चा किया, अभी उसका बाद हमको कवर मिल रहा है, कुछ वर्कलोड अभी आने का संभावना है कर। तो सबसे पहले हम लोग का लड़ाई है कांग्रेस इस वर्कलोड को लेकर। अभी हमारा साहू जी हमारा सामने साथ है जेसीएम 3rd लेवल में, वो भी बहुत सीनियर मेंबर है अभी फेडरेशन का जेसीएम में, उन्होंने भी उस जेसीएम 3 का पावर देखा, उस जेसीएम 3 को कितना पावर था, 1000 एम्प्लॉइज का इश्यू उस जेसीएम 3 का नाम से हम लोगों ने सॉर्ट आउट किया, कारण चेयरमैन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड उसका चेयरमैन था, 41 फैक्ट्रीज का जनरल मैनेजर बोर्ड मेंबर सब चेयरमैन का कंट्रोल में था। आप चेयरमैन से बात करो, नहीं तो ऑपरेटिंग मेंबर से बात करो, उस फैक्ट्री का इश्यू सेटल। लेकिन अभी जेसीएम 3 एक है, पहले बोला तुमको जेसीएम ही नहीं मिलेगा, कारपोरेशन करने के बाद सरकार ने बोला अभी कारपोरेशन हो गया, जेसीएम सरकार कर्मचारी के लिए है, आपको जेसीएम नहीं मिलेगा। हम लोग ने सवाल पूछा तुमने कारपोरेशन किसको बनाया? फैक्ट्री को बनाया, उस बिल्डिंग को बनाया, हमको थोड़ी बनाया, हम तो सरकार कर्मचारी है, तो सरकार कर्मचारी के लिए जेसीएम होना चाहिए।
उसका लड़ाई का बाद फिर जेसीएम का ऑर्डर हो गया। लेकिन अभी इस जेसीएम का क्या पावर है? पहले जेसीएम में आप बात में आनंद साहू जी से पूछिए क्या क्या नहीं बात करता हूं। प्रोडक्शन, सेफ्टी, क्वालिटी, वर्कलोड, टारगेट, एम्प्लॉइज का सभी इश्यूज बात करता है, उसमें सोल्यूशन आता है, चेयरमैन का डिसीजन आता है। चेयरमैन का हाथ में नहीं तो चेयरमैन खुद बोलता है बाबा ये हमारा पावर में नहीं है, आप मिनिस्ट्री में फाइट करो, हम आपको सपोर्ट करेंगे। ये सब अंडरस्टैंडिंग में ये ऑर्गेनाइजेशन अच्छा तरीके से चल रहा था। अभी इस जेसीएम का क्या पावर है? कुछ भी नहीं। नाम जेसीएम का डबल है। अब डीजी खुद बोल रहा है हमको कोई पावर नहीं। आप केवल आपका एसआरओ के बारे में बात करो, आपका प्रमोशन के बारे में बात करो, आपका हॉस्पिटल के बारे में बात करो, आपका स्कूल के बारे में बात करो। बाकी आप कोई भी इश्यू, वर्कलोड रिलेटेड इश्यू, जनरल मैनेजर कुछ फैक्ट्री में वर्कर के खिलाफ में कुछ काम कर रहा है, वो सब इधर बात नहीं करना, हम आपसे बात नहीं करें। हो गया काम। फिर आप किधर बात करेंगे? आपको कोई फोरम ही नहीं है। फिर हम लोग सभी लोगों ने सरकार को बोला, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड में यह अपेक्स प्रोडक्टिविटी काउंसिल था। उस अपेक्स प्रोडक्टिविटी काउंसिल में हम लोग टारगेट, प्रोडक्शन, सब प्रोडक्टिविटी सभी लोग इश्यू डिस्कस करता था। वो फोरम अभी हमारे लिए किधर है? फिर उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, अभी हमारा पास ऑलरेडी 8 पीएसयू है, HAL है, VEL है, BDL है, BEML है, उसके लिए क्या मिनिस्ट्री में कुछ बात करता है? हम नहीं बात करेंगे, आप कॉर्पोरेशन से बात करो। कॉर्पोरेशन में बात करने के लिए क्या फोरम अवेलेबल है? कुछ फोरम को बनाओ। प्रोडक्शन मैटर हम किधर बात करेंगे? वर्कलोड का हम किधर बात करेंगे? फैक्ट्री में जनरल मैनेजर में कुछ गलत काम कर रहा है, हम किधर बात करेंगे? अब डीजी बोलता है कोई जीएम हमारा कंट्रोल में नहीं है, वो ठीक भी है। अब डीजी को खुद आईडी नहीं देता, डीजी को खुद गाड़ी नहीं देता, उसका हालत ऐसा है। तो हम लोगों ने सेक्रेटरी को पूछा एक फोरम बना हुआ, बात करने के लिए कुछ फोरम तो चाहिए ना। तो बोला ठीक है फोरम बनाएंगे। फोरम बना दिया। फोरम बनाने के बाद ये 7 सीएम जी को महाराजा से उन लोग ने बोल दिया हम फेडरेशन से बात नहीं करेंगे, हमारा फेडरेशन का कोई लेना देना नहीं, हम यूनियन से डायरेक्टली नॉमिनेशन मांगेंगे, हम वर्क कमेटी से नॉमिनेशन मांगेंगे। तो उसको लेके झगड़ा। तो फेडरेशन किस लिए? अरे बाबा जब तक वो सरकार कर्मचारी है उसको कौन रिप्रेजेंट करेगा? उसको तो नेशनल लेवल में रिप्रेजेंट करने के लिए फेडरेशन को सरकार ने मान्यता दिया। अब फेडरेशन से बात नहीं करेगा फिर आप किससे बात करेगा? उसको लेके कोई झगड़ा। उसका बाद में सरकार ने बोला ठीक है बाबा फेडरेशन से नॉमिनेशन मांगो। अब फेडरेशन का नॉमिनेशन का सवाल आया, वो बोला फेडरेशन का नेता लोग से हम बात नहीं करेंगे, हमारा कर्मचारी है उनसे हम बात करेंगे। अब कर्मचारी को दर्शन कर सकता है, कर्मचारी का ऊपर दबाव डाल सकता है, तो उसको लेके कोई झगड़ा। फेडरेशन प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी से हम बात नहीं करेंगे, कारण वो रिटायर्ड कर्मचारी, वो दूसरा कॉर्पोरेशन से रिटायर हो गया। अरे हम तो रिटायर हुआ उस समय कॉर्पोरेशन किधर था? उस समय तो कॉर्पोरेशन ही नहीं था, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड था ना। हमारा फेडरेशन का प्रेसिडेंट कौन होगा, जनरल सेक्रेटरी कौन होगा, तुम डिसाइड करेगा? वो तो एम्प्लॉई डिसाइड करेगा ना, इस देश का संविधान का अनुसार। कल सरकार ने कानून बदल कर दिया, ट्रेड यूनियन में कोई रिटायर्ड एम्प्लॉई काम नहीं कर सकता, वो अलग चीज है, वो अलग चीज है। लेकिन आज के देश में तो कानून तो है, अब वर्कर को डिसाइड करता है हमारा नेता कौन होना चाहिए। वर्कर कल हमको वोट नहीं डाला, हम कैसे जनरल सेक्रेटरी बनेगा? हम आपका सामने कैसे आके भाषण कर सकता? ये तो वर्कर का ऑर्गेनाइजेशन है ना, कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं ना। तो फिर उसको लेके झगड़ा। फेडरेशन किसको नॉमिनेट करेगा वो फेडरेशन निर्णय करेगा, तुम थोड़ी निर्णय करेगा। तुम बोलता है हम कौन किसको बोलता है उसी को नॉमिनेट करो, हमारा ही वर्कर को नॉमिनेट करो। ये तो ऑल इंडिया फेडरेशन है बाबा, ये कॉर्पोरेशन का फेडरेशन थोड़ी है। तुम किसको नॉमिनेट करेगा तुम डिसाइड करेगा, लेकिन हम किसको नॉमिनेट करेंगे वो भी तुम डिसाइड करेगा। तुम फेडरेशन भी खुद ही चलाओ, फिर फेडरेशन का प्रेसिडेंट भी तुम नॉमिनेट करो, फेडरेशन का जनरल सेक्रेटरी को भी तुम नॉमिनेट करो। वर्कर का कोई काम ही नहीं है फिर।
अब सरकार भी उनको सपोर्ट में है। सरकार बोलता हम बोल दिया तुम कमेटी बढ़ाओ, लेकिन किसको नॉमिनेट करेगा वो कॉर्पोरेशन का मर्जी है। अब क्या करेगा? आपको अधिकार कैसे आप सरेंडर कर सकता था भाई? ये केवल श्री कुमार पाठक जी एक फोरम में जाने का झगड़ा नहीं है, ये प्रिंसिपल का झगड़ा है। हमारा वर्कर किसको नॉमिनेट करेगा वो तो हमारा वर्कर का अधिकार है ना। तुम हमको डिक्टेट करेगा टर्म्स, तुम इसी को ही नॉमिनेट करो, ऐसे कैसे? कारण तुम लोग का उद्देश्य क्या है? अभी एक फैक्ट्री में जीएम सुबह से लेकर शाम तक यूनियन नेताओं को बोलते तुम ज्यादा करेगा तो तुमको ट्रांसफर करेगा। अग्रे एंड फाउंड्री जबलपुर में क्या हो रहा है? उधर का जनरल मैनेजर सुबह से शाम तक उसको वही काम है। हाँ, साहू जी ने कुछ प्रॉब्लम किया, साहू को बुलाओ, तुम कुछ ज्यादा करेगा तो तुमको हम ट्रांसफर करेगा। अब चार्जशीट इश्यू करने का पावर नहीं है, वो तो फील्ड ऑफिस को जाना पड़ेगा, लेकिन ट्रांसफर तो कर सकता है उस व्यक्ति। ऐसे तो बहुत जीएम बिहेव करता है। कोई लीडर थोड़ा ज्यादा बात करेगा, कोई लीडर कोई स्ट्रॉन्ग चिट्ठी इश्यू करेगा, उनको बुला के बोलता है, नहीं तो एडमिन ऑफिसर को बोलता है श्री कुमार को बुला के बोलो ये ज्यादा करेगा तो कल से वो एमएसएफ जाएगा, कल से तुम आरओआई जाएगा। अरे कोई एमएसएफ जाने के लिए एप्लीकेशन दे रहा उसको नहीं भेज रहा है, वो तो बहुत वर्कर बोल रहा बाबा हम हमारा होम लोन जाएंगे आपको ट्रांसफर करो, उसको नहीं भेज रहा है। लेकिन यूनियन लीडर को टारगेट करके ये सब कर रहा है। इसको फेडरेशन कैसे एक्सेप्ट करेगा? फेडरेशन हैज टू प्रोटेक्ट द वर्कर, नो। अब फेडरेशन को प्रोटेक्ट द वर्कर के लिए कुछ सीनियर लीडर उस फोरम में बैठना पड़ेगा, वो जरूरत है। सरकार ने मानने के लिए तैयार नहीं, और हमने चीफ लेबर कमिश्नर के साथ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का रेज किया। हमने बोला ठीक है, हमको और पाठक जी को और बाकी हमारा कितना रिटायर्ड नेता लोग है उसको कोई आशा नहीं है इन लोग के सामने बैठ के काजू खाने के लिए और चाय पीने के लिए, नो। लेकिन हमको यह मालूम होना चाहिए इस देश का कौन सा संविधान का अनुसार आप बोल रहा है फेडरेशन का लीडर कोई रिटायर्ड एम्प्लॉय है तो उस फोरम में नहीं आएगा, बताओ ना। ट्रेड यूनियन एक्ट में ऐसा कोई प्रोविजन है? इनफैक्ट ट्रेड यूनियन एक्ट का पढ़ेगा तो वो क्या बोल रहा है, रिट्रेंच्ड कर्मचारी, किसी को सरप्लस डिक्लेयर करके रिट्रेंच किया, रिटायर्ड कर्मचारी, वो दोनों कर्मचारी है, दोनों आउटसाइडर नहीं। इतना प्रोटेक्शन ब्रिटिशर के जमाने से है। ट्रेड यूनियन एक्ट आज को नहीं बनाया, 1926 में बनाया। उस समय से कानून में प्रोविजन है रिट्रेंच्ड वर्कर और रिटायर्ड वर्कर वो दोनों सर्विंग एम्प्लॉय का बराबर है, वो आउटसाइडर नहीं है। हमने वही पूछा लेबर कमिश्नर को, साहब आप चीफ लेबर कमिश्नर है, आप इनसे पूछिए, डीडीपी का जॉइंट सेक्रेटरी आया था, हमने बोला इनको पूछिए कौन सा कानून में, अभी आप हमको बुलाया तो हम भी रिटायर्ड है, पाठक जी भी रिटायर्ड है, क्यों बुलाया आपने? आप भी बोल सकता था हम रिटायर्ड कर्मचारी से बात नहीं करेगा, आपने इसलिए बुलाया कारण कानून में उसका प्रोविजन ट्रेड यूनियन एक्ट में है, रिकॉग्निशन रूल में है, जेसीएम में है, ये सब क्यों रखा है? ट्रेड यूनियन कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी में सीखता नहीं है, ट्रेड यूनियन अनुभव में सीखता है, एक्सपीरियंस में। और गलती करता है तो गलती पर ठीक करना पड़ेगा, यही तो इसी में ही सीखता है लोग। तो आप लोग का दिमाग में है हम कोई सीनियर लीडर का हमको जरूरत नहीं, कारण सीनियर लीडर को फेस करना मुश्किल है, सीनियर लीडर का ऊपर दबाव नहीं डाल सकता। अरे आपको किधर ट्रांसफर करेगा? हमको ये कंटेंट कर सकता है, पाठक जी को किधर ट्रांसफर करेगा? ये सब इन लोग पता है, लेकिन अल्टीमेटली लेबर कमिश्नर ने बोल दिया नथिंग डूइंग। आप इस देश का संविधान का अनुसार जाना पड़ेगा, वो किसको नॉमिनेट करेगा वो उसका प्रेरोगेटिव है, आप डिक्टेट नहीं कर सकता। एग्रीमेंट हो गया, सेटलमेंट हो गया, अभी भी केवल एक कॉर्पोरेशन एग्री किया, इसलिए हम इधर आए। केवल टीसीएल का सीएमडी ने एग्री किया, ठीक है बाबा आप इसमें कोई झंझट में नहीं है, आपको किसको नॉमिनेट करना है करो। हम भी सोचा एक मीटिंग होने दो, एक मीटिंग होने दो, फिर बाकी सीएमडी लोग को भी मालूम होना चाहिए ना, इसलिए हम कानपुर में है। इसलिए साथियों ये लड़ाई नहीं ना, बिना मतलब को हम लोग को इतना परेशान, वर्कलोड के लिए लड़ाई, बातचीत करने के लिए लड़ाई, और आपका सर्विस प्रोटेक्शन का लड़ाई, चिंता करने का कुछ नहीं। वही ट्रबल
सरकार ने कुछ हमारा एआईडीएफ का कोर्ट केस में लिख के दिया, हम जबरदस्ती एक भी कर्मचारी को कॉर्पोरेशन में ट्रांसफर नहीं करेंगे। तो आपको क्या परेशानी है? हाँ, हमको ये देखना पड़ेगा फैक्ट्री का आईओएफएस से देख के नीचे तक कोई भी ऑप्शन नहीं देना है कॉर्पोरेशन में जाए। वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है आप लोगों का सामने। आपको क्यों डरना काम है? इस देश में उदाहरण नहीं है, हम हाईकोर्ट में रखा है ना। ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन ये दोनों कौन था? हम कैसे सरकार कर्मचारी था, वो भी सरकार डिपार्टमेंट था, सरकार कर्मचारी था। लेकिन अचानक एक दिन यूपीए सरकार ने निर्णय लिया हम इसको मर्ज करके कॉर्पोरेशन बना दिया, प्रसार भारती कॉर्पोरेशन। तो झगड़ा शुरू हो गया। कैसे हम लोग झगड़ा कर रहा है, उधर का यूनियंस भी झगड़ा शुरू किया। उन्होंने बोला हम नहीं आएंगे आपका कॉर्पोरेशन में। हम क्यों आएंगे बाबा, हम तो फाइट कर रहा है ना। हमारा अपॉइंटमेंट ऑर्डर में तुम लिखा 10 साल का बाद 15 साल का बाद तुम हमको कॉर्पोरेशन में भेजेंगे करके। वो मालूम होता था हम नहीं आता था। अरे हम खुद पब्लिक सेक्टर में काम करता था, हमको मालूम है ना। हमारा एचपीएफ में बहुत लोग बीएचईएल में काम करता था, पब्लिक सेक्टर है, नौकरी छोड़ के उधर आ गया। ओएनजीसी में इतना बड़ा, उधर अनस्किल्ड वर्कर को अभी बेसिक पे 80,000 रुपीज है ओएनजीसी में, वो नौकरी छोड़ के इधर आया। अरे हम ऑलरेडी हम स्टेट बैंक में एक क्लार्क था, हमारा अप्रेंटिस था, लेकिन वो स्टेट बैंक का एग्जाम लिखकर नौकरी मिला उधर एसबीआई में, वो काम कर रहा था। लेकिन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में एज ए सेमी स्किल्ड वर्कर उसको काम आया, उन्होंने वो नौकरी रिजाइन करके इधर आ गया। अभी उसका बैचमेट हो गया असिस्टेंट मैनेजर। अब ये तो हाई स्किल्ड ग्रेड 1 में है, वो सवाल पूछ रहा है साहब हम स्टेट बैंक में काम कर रहा था, हमारा बैचमेट हो गया असिस्टेंट मैनेजर। अभी उधर अच्छा प्रमोशन के लिए एग्जाम है, एग्जाम लिखने में प्रमोशन मिलेगा, तो हमारा तो सीनियरिटी का प्रमोशन है। ये सब विषय है, इसलिए उन लोग भी फाइट किया, हम कैसे फाइट कर रहा है उन लोग भी फाइट किया। लेकिन ये डिफरेंस था यूपीए सरकार वामपंथी का सपोर्ट में चल रहा था, तो उसका वजह से सरकार का ऊपर इतना दबाव डालने के बाद सरकार ने एक कानून पास किया, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड एक्ट। वेबसाइट में अवेलेबल है, आप सीधा टाइप करिए गूगल में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड एक्ट आएगा। पार्लियामेंट का कानून है, उनके लिए बनाया, ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के लिए। आज प्रसार भारती है, वो उसमें स्पष्ट लिखा है ये कानून तब गैजेट में नोटिफाई होगा उस दिन ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन का कितना भी एम्प्लॉइज है वो पूरा उसका रिटायरमेंट तक सरकार कर्मचारी में रहेगा। अरे उनके लिए वो कानून बनेगा, हमारे लिए नहीं बनेगा। कॉर्पोरेशन का झगड़ा तो चलेगा, सरकार बदल होगा तो अच्छा है। राहुल गांधी भी मेहनत का क्रॉस करने का समय तो मिला हमारा वर्कर लोग, कारण उसका ग्रैंड मदर ने उस फैक्ट्री को शुरू किया ना, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मेरठ से उनको एमपी बनाया, उसे प्राइम मिनिस्टर बनाया, उसके लिए उन्होंने उधर उस फैक्ट्री को लागू किया। तो लोग मिला राहुल गांधी को, बोला साहब यह आपका ग्रैंड मदर ने इस फैक्ट्री को लागू किया, इसको खत्म कर रहा है। उन्होंने भाषण में बोल दिया अगर आपको पार्टी आएगा तो हम इसको पूरा रिव्यू करेंगे, रिकंसिडर करेंगे। बहुत झगड़ा है, कोर्ट में हमारा केस चल रहा है, हम हारेगा तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। इसी कानपुर अधिवेशन में निर्णय हुआ, हम हारेगा तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, हम जीतेगा तो वो जाएगा। तो उसका मतलब ये तो एक लंबा लड़ाई है कॉर्पोरेशन। इधर पॉलिटिकली सरकार बदल होगा, सरकार वो सरकार इसको विड्रॉ करेगा, बहुत अच्छा है, बढ़िया है, नहीं तो हम लीगली सुप्रीम कोर्ट तक फाइट करेंगे। लेकिन जब तक हमारे कर्मचारी का भविष्य, ट्रेड यूनियन किस लिए, एम्प्लॉइज का प्रोटेक्शन के, इसीलिए साथियों हम लोग ने क्लियरली दिया, इंक्लूडिंग आईओएफएस एसोसिएशन, हमारा एक भी कर्मचारी तुम्हारा कॉर्पोरेशन में ज्वाइन नहीं करेंगे, कुछ भी होने दो।
अभी TCL का CMD रक्षा मंत्री को बोला, साहब आप आपको वर्कलोड नहीं देगा फिर आप आपको एवरी ईयर 650 करोड़ पैसा दे। बोला किसलिए? सरकार किधर से देगा? वो तो कॉर्पोरेशन का कर्मचारी नहीं है, वो तो सरकार कर्मचारी है। वो तो पूछेगा, अरे बाबा हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्प्लॉई है, इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू पे मी सैलरी, उनका जिम्मेदारी है। उसके लिए आपको 650 करोड़ दे, 650 करोड़ दे दो, नहीं तो आपको 9000 करोड़ का वर्कलोड दे दो। आप आपको एक पैसा आपको देने का जरूरत नहीं है, 9000 करोड़ का लोड आपको हम वापस दें, बस खत्म। तो ये सब चल रहा है देश में, हम लोग ये सब समझ के आना चाहिए। वो लड़ाई तो चलेगा कॉमरेड। हम इतना ही आपको अपील कर रहा हूं, एक भी कर्मचारी GM से लेके नीचे तक सबको बोलना पड़ेगा, सुसाइड मत करिए। आप उधर ज्वाइन करेगा तो आपका भविष्य क्या होगा आप ही सोचें। रिटायरमेंट के बाद आपको CGHS मिलेगा, रिटायरमेंट के बाद आपको CST फैसिलिटी मिलेगा। आज भी एक ऑर्डर उन्होंने इश्यू किया और फाइट कर रहा है, आपका CST क्या कार्ड, कोई नया कार्ड आप लेगा, सरकार ने बोल रहा है उसमें लिखो श्री कुमार ऑन डीम्ड डेपुटेशन। उसका मतलब जब तक आप डीम्ड डेपुटेशन में है, एक एग्जाम्पल बोल रहा हूं, इसलिए दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर साथियों एक विषय भी बोल के समाप्त करेंगे, टाइम का समय आपको भी ज्यादा इधर ठीक नहीं है। NPS लड़ाई को चल रहा है 18 साल से। AIDF को तो 18 साल तो पहले ही मालूम है ये खराब है, कारण दुनिया में बहुत कंट्री में पेंशन फंड डूब गया, अनुभव है, एक्सपीरियंस है। लेकिन हमारा ही, हम तो चंद्रपुर गया था 2005 में, शायद याद है हमको 2005 हम चंद्रपुर फैक्ट्री गया, कैंटीन हॉल में बहुत बड़ा मीटिंग ऑर्गेनाइज किया। हमारा साथी उपा से उस समय जनरल सेक्रेटरी, नया लड़का लोग बहुत था, हमने NPS के खिलाफ में बोल दिया। मीटिंग खत्म होने के बाद कम से कम 100-200 नया लड़का लोग आके हमको घेरो करते। बोला आप कौन होता सर NPS को विरोध करने का? हम बोला ये तो हमारा फेडरेशन का प्रिंसिपल, हम फेडरेशन का जनरल सेक्रेटरी, हमारा काम क्या है, फेडरेशन का एग्जीक्यूटिव में क्या निर्णय होता है, फेडरेशन का अधिवेशन में क्या निर्णय होता है, उसको लागू करना हमारा काम है, उसके लिए फाइट करना हमारा काम है। हम तो वही कर रहा है। नहीं साहब ये गलत है। आपको मालूम है रिलायंस इंडस्ट्री का 10 रुपया शेयर का आज का वैल्यू 1800 रुपया है। 10 रुपीज शेयर ऑफ अंबानी इज टुडे 1800 रुपीज, 1800 रुपया। आप सोचिए हमको कितना पैसा मिलेगा पेंशन, आप सोचिए हमको कितना बेनिफिट मिलेगा उससे। आप बिना मतलब हम बोला बाबा हमको शेयर मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए हमारा पास पैसा नहीं है। उस समय हम सर्विस में था, रिटायर नहीं हुआ 2005 में, हमारा पास पैसा नहीं है। आप लोग शेयर मार्केट में बहुत बुद्धिमान नहीं तो आप लोग सपोर्ट करो, लेकिन ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन सपोर्ट नहीं करेगा। अभी तक वही पोजीशन है। 18 साल का बाद अभी सबको मालूम होता है। कल तो कन्वेंशन हुआ परसों दिल्ली में, उसमें भी वही चर्चा, डिफेंस का ही उदाहरण दिया उधर। आप डिक्लेरेशन पढ़िए, हमारा ही डिफेंस कर्मचारी 15 साल 16 साल 17 साल सर्विस करने के बाद 2000 पेंशन 3000 पेंशन, उसी वो भी 10% उसका तनख्वाह में देने के बाद वो भी 10% देता है, सरकार अभी 14% देता है। उसका बाद भी रिटायरमेंट के बाद 2000 रुपया पेंशन, उसी आदमी पुराना पेंशन में है तो उसको मिलेगा 15,000 20,000, 40% कम्यूटेशन कर सकता है। साल में 2 DA मिलेगा, 15 साल के बाद कम्यूटेशन का पैसा वापस मिलेगा। 80 उम्र के बाद 20% पर पेंशन, 100 साल में आपको 100% पेंशन मिलेगा। ये सब सुविधा ओल्ड पेंशन में है, NPS में नहीं है। AIDF ने ये सितंबर में आपसे बहुत लोग उधर आया था, सितंबर में 5000 का ऊपर कर्मचारी ने, डिफेंस कर्मचारी अकेला डिफेंस, वो भी AIDF के नेतृत्व में NPS के खिलाफ में तो संघर्ष किया, लड़ाई किया। अभी ठीक है, अच्छा है, सभी लोग का दिमाग में आया, कारण अभी 5 स्टेट गवर्नमेंट ने तो विड्रॉ कर दिया, 5 स्टेट गवर्नमेंट ने विड्रॉ कर दिया। अब पंजाब में अभी एक न्यूज, एक वीडियो आया था कोई टीवी चैनल का, उसमें बोल रहा था पंजाब में MLA, फर्स्ट टाइम MLA मतलब 75,000 उसको पेंशन, सेकेंड टाइम MLA हो गया 75 प्लस 50,000,
फिर थर्ड टाइम एमएलए हो गया, उस 50,000 प्लस अदर 50,000, ऐसा एमएलए का नाम भी दिया। ये सब 6 टर्म एमएलए है, ये सब 7 टर्म एमएलए है, उसको इतना पेंशन मिल रहा है। उन लोग हमारे लिए कानून बनाता है, उनको कंट्रीब्यूटरी पेंशन में आना है। ये सुशील मोदी बिहार का डिप्टी चीफ मिनिस्टर था, उन्होंने हाथ जोड़ के पार्लियामेंट में भाषण करा, राज्यसभा में। हम हाथ जोड़ के इस देश को अपील कर रहा हूं, एनपीएस को वापस मत करिए, हमारा फ्यूचर जनरेशन को बहुत टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। ओपीएस को वापस लेके मत आइए, एनपीएस को कंटिन्यू करो। कौन बोलता है? इसको 4 पेंशन मिलता है, 2 दफा एमपी था वो, 2 दफा एमएलए था बिहार में, डिप्टी चीफ मिनिस्टर था। वो 4 पेंशन उसका जेब में रखे हमको एडवाइस करता है, नहीं 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 एनपीएस को वापस नहीं करना। एक परिस्थिति है, तो इस परिस्थिति में कांग्रेस, अभी ठीक है एनजेसीए ने एक इनिशिएटिव लिया, कम से कम 50-60 ऑर्गेनाइजेशंस को एक मंच में लेके आया, बहुत कड़ी काम है। वो भी आपको मालूम है, आपका यूपी में स्टेट गवर्नमेंट का कितना ऑर्गेनाइजेशन है। टीचर का अलग, टीचर में भी हमने देखा अभी प्राइमरी टीचर अलग, सेकेंडरी टीचर अलग, हायर सेकेंडरी टीचर अलग, केंद्रीय विद्यालय टीचर अलग, यूनिवर्सिटी टीचर अलग, कितना टीचर का संगठन है। अब स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का भी ऐसा ही है, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ऑर्गेनाइजेशन है। अब एक ऑर्गेनाइजेशन बोलता है सर वो आएगा तो हम नहीं आएंगे, ये तो इसमें किसको आप अटैचमेंट ट्रीट करेंगे? बाबा एनपीएस सबके लिए है ना। अभी 5 गवर्नमेंट विड्रॉ करने के बाद निर्मला सीतारमण और पीएफ क्या गठन करता है उनको, ठीक है आप लोगों ने तो वापस कर दिया, वो आपका मर्जी है, लेकिन अब पीएफआरडीए ने कितना पैसा डिपॉजिट किया उसमें 1 पैसा भी आपको वापस नहीं मिला। कैसे? इतना घमंड, इतना अधिकार। कारण क्या बोल रहा है? पीएफआरडीए में प्रोविजन नहीं है। किसको झूठ बोलता है इन लोग? हम एक सिंपल उदाहरण देना चाहता हूं, सरकार को भी बोला हमने एक मीटिंग में, 2003 में किसका एडवर्टाइजमेंट आया, किसका सिलेक्शन प्रोसीजर कंप्लीट हो गया, उसको नौकरी मिला 2004 में, मिला नहीं मिला? मिला। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद हम लोगों ने फाइट किया, उनके लिए सरकार ने ऑर्डर इश्यू किया। अरे बाबा किसका सिलेक्शन 2003 दिसंबर का पहले हुआ, उनका भर्ती 2004 का बाद हुआ, उसको ओल्ड पेंशन देना पड़ेगा। हम लोगों ने फाइट किया, सबके लिए ऑर्डर हो गया। अभी उनको पैसा वापस नहीं दिया तुमने। एमआई कितना पैसा कंट्रीब्यूट किया वो उसको प्रोविडेंट फंड में डाला, जीपीएफ में। सरकार ने कितना पैसा कंट्रीब्यूट किया, सरकार का ट्रेजरी में चले गया। अभी एक नया ऑर्डर आने वाला है 2003 का वैकेंसी में, 2003 का नोटिफिकेशन में, 2004 में, 2005 में टेस्ट हुआ, इंटरव्यू हुआ, सिलेक्शन हुआ, उसको भी ओल्ड पेंशन देना पड़ेगा। वो भी हो गया। अभी एक डिस्प्यूट उसमें चल रहा है हम लोग के बीच में। हमने बोला बाबा उसको एक 2004 का पहले, एक 2004 का पहले कितना भी नोटिफिकेशन आया उन सबको देना पड़ेगा। लेकिन अब पेंशन डिपार्टमेंट बोलता है नहीं नहीं, 22 दिसंबर 2003 में एनपीएस का नोटिफिकेशन आया, उस डेट का पहले। हमारा बहुत लोग बोल रहा है साहब हमारा नोटिफिकेशन आया 26 को, हमारा कोई गलती नहीं है, हमारा मैनेजमेंट ने एम्प्लॉयमेंट ड्यूज के लिए 1-2 महीने का पहले भेजा, नवंबर में भेजा, लेकिन इन्होंने 26 का एडिशन में पब्लिश किया, हमारा गलती क्या है? तो कोई डिस्प्यूट चल रहा है। अब उसका भी ऑर्डर आने के बाद उसमें बहुत कर्मचारी है, उसमें बहुत कर्मचारी है, 4-5 लोग, जेडब्ल्यूएम लोग, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट लोग बहुत है, उनका पैसा तुम नहीं देगा, उनका पैसा तो देगा ना जीपीएफ में, उनका पैसा आप जीपीएफ में देगा, सरकार का पैसा सरकार को देगा, लेकिन 5 स्टेट गवर्नमेंट को तुम प्रेजेंट कर रहा है, पीएफआरडीए में तुम पैसा डिपॉजिट किया और तुमको वापस नहीं मिलेगा। तो वो सब परसों एक अच्छा मीटिंग हुआ, कम से कम 7 डेलीगेट्स। दिल्ली में भी क्लाइमेट इतना ठीक नहीं है, उसका बाद भी उस ऑडिटोरियम पूरा फुल था। 700 डेलीगेट्स, मोर देन 50 ऑर्गेनाइजेशन, 50 का ऊपर ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑटोनोमस बॉडीज, स्टेट गवर्नमेंट, टीचर्स,
पैरामिलिट्री फोर्स, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ, वो उनका भी प्रतिनिधित्व सब बैठ के एक निर्णय लिया, जुलाई तक कंटिन्यूअस एजुकेशन, तालुक से लेके पंचायत से लेके, कारण स्टेट गवर्नमेंट कर्मचारी सब जगह में है, पंचायत एम्प्लॉय भी स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, म्युनिसिपैलिटी वर्कर भी स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, पंचायत स्कूल का टीचर भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। सो उधर से लेके स्टेट कैपिटल तक फरवरी महीने से लेके जुलाई तक लगातार प्रोपेगेंडा प्रोग्राम, एजुकेशन, जुलूस, रैली, वो सब निर्णय लिया। जुलाई महीने में तब मानसून सेशन तो शुरू होगा, बारिश का सेशन, पार्लियामेंट सेशन तो शुरू होगा। उस समय मिनिमम 2 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को मोबिलाइज करके राजी करने का निर्णय हुआ। उसका बाद ये सवाल आया, ठीक है, पत्रकार ने पूछा शिव गोपाल मिश्रा को, सबको, हम सबको पूछा, ठीक है बाबा, उसका भारतीय सरकार नहीं सुनेगा, फिर आप क्या करेगा? हम लोग को बोलना पड़ेगा, नहीं सुनेगा तो हड़ताल में जाने का अलावा कोई रास्ता नहीं। कारण ये केवल नया पेंशन का सवाल नहीं कांग्रेस, पुराना पेंशन का भी ये डेंजर आएगा। आपका पेंशन का खिलाफ में बहुत प्रचार इस देश पे चल रहा है, आर्टिकल्स आ रहा है, आपका न्यूज इतना नहीं आता है, हम लोग भी लिखता है आर्टिकल, लेकिन छोटा छोटा जर्नल्स पे आता है, वो कितना लोग पढ़ता, कितना लोग नहीं पढ़ता। Therefore, comrades, ये एक बहुत गंभीर लड़ाई है। ऐसे कारपोरेशन का लड़ाई है, ऐसा एनपीएस का भी लड़ाई है। कारपोरेशन के खिलाफ का लड़ाई, आपका तो सर्विस है, गवर्नमेंट सर्विस, उसको प्रोटेक्शन करने का लड़ाई, आपको वर्कलोड मिलने का लड़ाई, एनपीएस का खिलाफ का लड़ाई, वो सब लेके 2003 पूरा 2023 के बाद 2023 इस नया साल में, कारण अगला साल तो पार्लियामेंट चुनाव है ना, हमने उधर अधिवेशन में बोला, पाठक जी भी बोला, हम लोग दोनों बोला, डेमोक्रेसी में तो स्ट्रॉन्ग वेपन क्या है? बैलेट पेपर। 5 करोड़ कर्मचारी है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट सब मिलकर। ये 5 स्टेट विड्रॉ किया, उसका भी प्रॉब्लम सेटल नहीं हुआ ना, उसको पैसा नहीं देगा करके बोल रहा है ना, इसलिए वो 5 स्टेट का भी नेता लोग आया उधर, वो बोला साहब हम लोग को तो पेंशन मिला, खुश है, लेकिन हमारा पैसा नहीं दे रहा है, इसलिए हम आपका साथ है, आप कुछ भी बोलो हम करेंगे, आप हड़ताल करो, हड़ताल करेंगे, आप 2 लाख बोल रहा है, हम 5 लाख को लेके आएंगे दिल्ली में। यही स्पिरिट है, यही स्पिरिट है, उस स्पिरिट को लेके हम लोग आगे चलना पड़ेगा साथियों। कारण मिनिमम तो हम लोग का परिवार, फैमिली सब मिलके 10-15 करोड़ तो रहेगा। गरीबों ने नौकरी बंद कर दिया पुलिस का, अनुकंपा नियुक्ति अभी तक कोई क्लियर ऑर्डर नहीं आया, तो सब नाराज में है, एवरीबॉडी इज इन डीप डिस्ट्रेस। बार बार हमको आईबी का फोन आता है, आप लोग को भी आता है, साहू को भी आता है, वर्कर क्या कर रहा है, अब आगे का प्लान क्या है? कारण अभी इलेक्शन है, राजनीति में कोई इलेक्शन उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और 5 साल उनको अधिकार में आना है। हम लोग उस अपॉर्चुनिटी को मिस करेगा तो अगला 5 साल फिर आप कितना लड़ाई करेंगे, कितना संघर्ष करेंगे। इसलिए कांग्रेस ये 2023 ही बोलता है ना 23 को, 2023 हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हम आपको अपील करना चाहता हूँ, इस लड़ाई, इस संघर्ष में हम लोग सब मिलके ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का प्रोटेक्शन के लिए, हमारा एम्प्लॉइज का प्रोटेक्शन के लिए, एनपीएस को खत्म करके ओल्ड पेंशन स्कीम वापस लेने का झगड़ा में, उस लड़ाई में, उस संघर्ष में हम लोग आगे जाएंगे। इतना बोल के आप सबको नमस्कार, लाल सलाम, धन्यवाद।